नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं शिल्पी आप सबका संकल्प से सफलता के इस प्लेटफॉर्म पर फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपका यूपीपीएससी का प्रीलिम्स, जो कि हम सबको पता है कब होने वाला है, 12 अक्टूबर 2025 को जो है होने वाला है। उसके लिए अब हमारे पास कितने दिन बचे हैं? आज से अगर देखें तो 26 दिन बचे हुए हैं। और अगर मैं इस प्रोग्राम की बात करूँ जिसमें हम करंट अफेयर्स को देख रहे हैं, जो हम करंट अफेयर्स पढ़ चुके हैं, जो भी थोड़ा बहुत उसके बेसिस पर जो एमसीक्यूज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, यानी कि जो करंट अफेयर्स हमने यहाँ पर पढ़ा है या कहीं भी आपने पढ़ा है, तो उसको देखेंगे कि जो हमने पढ़ा है क्या वो सही तरीके से पढ़ा है। क्यों? क्योंकि अगर हम उसके एमसीक्यूज को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो दैट मीन्स हमने सही तरीके से उसको कंठस्थ नहीं किया है, समझा नहीं है। यहाँ तक क्लियर है? तो 1 ईयर के करंट अफेयर्स में जैसे कि हमने यूपी ये के लिए जो स्पेशल पढ़ा था, आप देखेंगे मेरे प्लेटफॉर्म पर संकल्प से सफलता जो यूट्यूब पर चैनल है, ये उसके अंतर्गत सर्च करेंगे यूपीपीएससी करंट अफेयर सीरीज, तो आपको देखने को मिलेगा कि यूपी का जो है हमने उसको कंप्लीट कर लिया। यूपी का जो थोड़ा सा करंट अफेयर्स है उसको कंप्लीट कर लिया। आज हम यहाँ पर उससे संबंधित कुछ एमसीक्यूज बनाए हैं ताकि आप लिंक कर सके कि जो टॉपिक आपने पढ़ा है उससे संबंधित आप उन क्वेश्चंस को करने में सक्षम हैं, आप कितने पानी में आपको जांच पाएंगे। तो इसी प्रकार से जो भी करंट अफेयर्स अभी तक हम पढ़ चुके हैं उससे संबंधित जो भी एमसीक्यूज संभव है वो हम आपको यहाँ पर उपस्थित करेंगे, लाएंगे, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। और ये पार्ट 2 है, यानी कि इस प्रकार के एमसीक्यूज जो करंट अफेयर्स बेस्ड एमसीक्यूज है उनका पार्ट 1 आ चुका है। संकल्प से सफलता जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि टाइमली नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो ये रहा मेरा चैनल जिसका नाम है संकल्प से सफलता, इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। ये रहा मेरा इंस्टाग्राम हैंडल, इसको फॉलो करेंगे तो यहाँ पर डेली करंट अफेयर्स क्विज आपको मिलेगा जो यूपी के लिए बहुत मददगार साबित होगा। ये आपका टेलीग्राम ग्रुप है, इसको फॉलो करेंगे तो यहाँ पर द हिंदू या दैनिक जागरण या मेरे द्वारा जो भी पढ़ाया जा रहा है उसका पीडीएफ और ये सारी चीज़ों के लिंक वीडियो के आपको मिल जाएंगे। इसी के साथ साथ दोपहर को 2 बजे एक प्रोग्राम आता है जो यूपीपीएससी प्री के लिए जो शॉर्ट नोट्स हैं उनके द्वारा पढ़ाया जाता है और फिर इसको घटना चक्र के साथ सॉल्व किया जाता है ताकि एक अच्छे तरीके से आप जो है पढ़ाई कर सके और सही तरीके से इसको समझ सके। ठीक है। और इसी के साथ यहाँ पर रात को 8 बजे आप देखेंगे मेरी लाइव क्लासेस आती है जिसमें मैं द हिंदू हो चाहे इंडियन एक्सप्रेस हो या पीआईबी हो, गवर्नमेंट की वेबसाइट जो इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के रिगार्डिंगली, सिलेबस के रिगार्डिंगली, उसको वहाँ से कंटेंट लेते हैं और वो आपको वहाँ पर पढ़ाया जाता है। तो अगर आप चाहें तो उसको भी लाइव मंडे टू फ्राइडे में देख सकते हैं। चलिए आज के अपने प्रश्न पर आते हैं। पहला प्रश्न, आज का अपना पहला प्रश्न है, फरवरी 2025 में भारतीय कला इतिहास का कांग्रेस का 32वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये सत्र कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ठीक है। ए है नई दिल्ली, बी है बेंगलोर, सी है नोएडा, डी है भुवनेश्वर। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा नोएडा, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। ये आंसर आंसर सी है, ये नोएडा यहाँ पर है। ठीक है, बेसिकली नोएडा याद रखना है, नोएडा है। ठीक है। इसके बाद ये 2025 को भारतीय कला इतिहास कांग्रेस का 32वां सत्र था, भारतीय विरासत संस्थान नोएडा में आयोजित किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है। इसका मुख्य विषय, थीम याद रखना, कला और संस्कृति में भारतीय महाकाव्यों का प्रतिपादन। भारतीय कला इतिहास कांग्रेस का भारत का भारतीय कला विरासत का अध्ययन करने वाली अखिल भारतीय संस्था है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? गुवाहाटी में। जो इंपॉर्टेंट है उसको सिर्फ मैं यहाँ पर हाईलाइट करूंगी, बाकी एक बार आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेके भी इसको जो है पढ़ सकते हैं या समझ सकते हैं। नवंबर 2024 में यूपी एमएसएमई विभाग द्वारा किन स्थानों पर 2 नए निजी औद्योगिक पार्कों को मंजूरी दी गई है? तो यहाँ पर 2 औद्योगिक पार्क जो जिनको मंजूरी दी गई उसको देखना है कौन कौन से। ऑप्शन ए है सहारनपुर और मुरादाबाद, ऑप्शन बी सहारनपुर और झांसी, मिर्जापुर और ललितपुर, गोरखपुर और प्रयागराज। तो इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा इसको हमें यहाँ पर थोड़ा सा देखना होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा सहारनपुर और मुरादाबाद। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। इसके बाद इसके एक्सप्लेनेशन को देखें तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है आपका। नवंबर 2024 में उत्तर प्रदेश एमएसएमई विभाग द्वारा सहारनपुर और मुरादाबाद में 2 नए निजी औद्योगिक पार्कों को मंजूरी दी गई है। ये निर्णय अगर देखा जाए तो ये निर्णय के ब्लर होता है ना बीच बीच में, तो थोड़ा सा ध्यान देना होगा। ये निर्णय जो है PLDGE यानी कि प्रॉमिटिंग लीडरशिप एंड एंटरप्राइज फॉर डेवलप
डेवलपमेंट ऑफ ग्रोथ इंजीन्स जो है योजना का एक हिस्सा है, जिसका उद्देश्य क्या है, इंजन जिसका उद्देश्य है स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देना और रोजगार सृजन करना है। तो इसका उद्देश्य याद रखना है कब लाया गया और किन दो जो है यहाँ पर किन दो डिस्ट्रिक्ट की यहाँ पर बात की गई जिसके अंतर्गत इसको लाया गया है। तीसरा प्रश्न है, नवंबर 2024 में यूपी के मुख्यमंत्री द्वारा किस शहर में प्रदेश की पहली डबल डेकर ईवी बस, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल ईवी बस सेवा का शुभारंभ किया गया? ऑप्शन ए गौतम बुद्ध नगर, ऑप्शन बी ललितपुर, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी मथुरा। तो इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर आपके हिसाब से क्या हो जाएगा? ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर क्या होगा, इसको हमें समझना है। ऑप्शन सी होगा, यानी कि लखनऊ होगा। ठीक है, लखनऊ होगा। आइए इसके एक्सप्लेनेशन को थोड़ा सा हम यहाँ पर समझ लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी होगा लखनऊ, और इसके एक्सप्लेनेशन को थोड़ा अब हम यहाँ पर समझ लेते हैं। जैसे कि आइए, नवंबर 2024 में मुख्यमंत्री द्वारा आदित्यनाथ ने लखनऊ में नागरिकों के लिए प्रवेश की पहली डबल डेकर ईवी बस सेवा शुरू की। तो इम्पोर्टेंट क्या है कि कहाँ शुरू की गई है वो याद रखना है हमें, और डेट थोड़ा सा देख लेना होगा। इसके बाद है अगला प्रश्न, हाल ही में प्रयागराज में महाकुंभ 2025 में श्रद्धालुओं के लिए विकसित चैट बॉक्स SAHAIYAK कितनी भाषाओं में सूचनाएं प्रदान कर सकता था? ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 18, ऑप्शन डी 21। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि 11 भाषाओं में ये सूचनाएं प्रदान कर सकता था। और यहाँ पर आप देखेंगे कि पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित ये चैट बॉक्स श्रद्धालुओं के लिए शुरू की गई थी। 11 भाषाओं में लिख और बोलकर सूचनाएं उनको प्रदान कर सकता था। क्लियर है? चलिए, महाकुंभ अभी रहा है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है टॉपिक। इसके बाद निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? मतलब जनवरी की बात कर रही हूँ, पता चले इसमें भी आप कुछ कमेंट कर दें। ऑप्शन ए क्या है, पहला ऑप्शन क्या है, नवंबर 2024 में यूपी सरकार द्वारा राज्य का पहला निजी टेक्सटाइल पार्क शामली में बनाए जाने की घोषणा की गई है। कहाँ पर? शामली में बनाए जाने की घोषणा की गई है। ऑप्शन टू क्या कहता है, राज्य का ये निजी टेक्सटाइल पार्क लगभग 726.61 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। तो इसमें कौन सा कह रहे हैं कि कौन सा सही कथन है, उसको हमें चुनना है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, एक और दो दोनों, ऑप्शन डी इसका यहाँ पर आपका था ना तो एक, ठीक है, ना तो एक और ना ही दो। ठीक है, ये चौथा ऑप्शन आपका था। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि दोनों कथन आपके यहाँ पर करेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि कौन से कथन सही है? दोनों कथन सही है। इसको थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ पर इतने करोड़ लागत के पार्क शामली जिले में कैराना तहसील गांव जिंजान में बनाया गया जाएगा। इसे उत्तर प्रदेश वस्त्र और गारमेंट नीति 2022 के तहत विकसित किया जाएगा। तो ये याद रखना, क्योंकि कभी कभी स्टेटमेंट में जो चीज़ चल रही है उसके बारे में पूछ लेते हो, किसके द्वारा जारी किया गया है, उसको थोड़ा सा हमें यहाँ पर देखने की आवश्यकता होती है। ठीक है, उसको हमें देखने की आवश्यकता होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 8वें दीपोत्सव 2024 को उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा अयोध्या में राम की पैड़ी पर कितने दीप प्रज्वलित करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो बनाया गया है? ऑप्शंस आपके लगभग यहाँ पर दिए गए हैं। लगभग 17.33 लाख, दूसरा ऑप्शन है लगभग 20.72 लाख, तीसरा 17.27 लाख, चौथा है 25.12 लाख। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसको याद करते चलिए। आपने जहां से भी इस टॉपिक को पढ़ा होगा उसके एमसीक्यू के थ्रू आप और प्रैक्टिस कर पाएंगे। ये हुआ था दीपोत्सव। ठीक है, किसके द्वारा किया गया था? पर्यटन विभाग के द्वारा जो है किया गया है आयोजित, और उत्तर प्रदेश राम की पैड़ी पर अयोध्या में। और इसके साथ इसमें एक साथ 1121 लोगों द्वारा सरयू जी आरती और 25.1 लाख 2 लाख अधिक प्रज्वलन का दीपों का प्रज्वलन किया, कीर्तिमान गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के पहले क्या है, उत्तर प्रदेश के पहले पीपीपी मोड पर बने मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का नाम क्या है? ऑप्शन ए हेनले मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, ऑप्शन बी केएमसी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, ऑप्शन सी जेमी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, ऑप्शन डी नवजीवन मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। तो इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा यहाँ पर केएमसी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। आइए इसको समझते हैं। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा इसको जो है महाराजगंज जिले में राज्य के पहले पीपीपी मोड पर स्थापित केएमसी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का उद्घाटन किया गया है। स्पष्ट है? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान। देखिए, अभियान और योजना ये सब चीजें जो है इनसे प्रश्न हर साल पूछे जाते हैं, तो इनको थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है, और इसके संदर्भ में कौन से
कथन सही है? ऑप्शन ए क्या कहता है? इस अभियान को अक्टूबर 2024 में शुरू किया गया। ऑप्शन 2 क्या कहता है? इसके तहत अगले 10 वर्षों में 10 सूक्ष्म इकाइयों की स्थापना करने का लक्ष्य है। पूछ रहे नीचे दिए गए कोड से सही हमें उत्तर चुनना है। तो इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, एक और दो दोनों, केवल दो, ना तो एक ना ही दो। तो इस प्रश्न का ऑप्शन यहाँ पर देखिए, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी है ये, ठीक है, ये सी है। तो एक और दो दोनों यहाँ पर, ठीक है, एक और दो दोनों, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि दोनों कथन आपके इसके रिगार्डिंग ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन बी यहाँ पर ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? ऑप्शन बी यहाँ पर क्लियर है। चलिए, 20 अगस्त 2024 को मुख्यमंत्री ने गोरखपुर रोड में रोड टू स्कूल कार्यक्रम के तहत आप देखेंगे, ठीक है, रोड टू स्कूल कार्यक्रम के तहत, इसमें एक सेकंड रुकिएगा जरा, एक इसको प्रश्न गड़बड़ तो नहीं है? युवा उद्यमियों का, यहाँ पर एक सेकंड में देख लेती हूँ। युवा उद्यमियों का विकास, हाँ हाँ, इसके तहत एक सेकंड, इसका एक्सप्लेनेशन आई थिंक गलत कुछ हुआ है, गड़बड़ हुआ है। चलिए, इस प्रश्न को यहाँ पर अभी हटा देते हैं, लेकिन इसका प्रश्न का उत्तर आप समझ लीजिए। इस प्रश्न का उत्तर, अगर हम मुख्यमंत्री युवा के प्रश्न की अगर मैं बात करूं, ठीक है, युवा उद्यमी को बात करूं, तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन होगा यहाँ पर? सी होगा, यानी कि बी हमारे हिसाब से बी है, एक और दो दोनों हो जाएगा। क्लियर है? थोड़ा सा टाइपिंग में एरर आया है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन मत देखिए क्योंकि दोनों कथन ठीक है। यहाँ पर इसके एक्सप्लेनेशन को यहाँ पर हम हटा देते हैं क्योंकि अगले प्रश्न की एक्सप्लेनेशन है, मिस टाइप हो गया कुछ। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही पूछा है? तो यहाँ हमेशा ध्यान देना है कि पूछा क्या जा रहा है। सितंबर 2024 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र का उद्घाटन गोरखपुर में किया गया है। ये केंद्र 5 हेक्टेयर क्षेत्र में निर्मित है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी ना तो एक ना ही दो। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, यानी कि दोनों कथन हमारे यहाँ पर ठीक हो जाते हैं। ठीक है, आइए इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ है कि, हाँ ठीक है, इसके बाद यहाँ पर एक सेकंड, जब मुझे समय दीजिए। ठीक है, हाँ ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है। 6 सितंबर 2024 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैंपियरगंज महाराजगंज में जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र का उद्घाटन किया है। अगर हम देखें तो विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र प्रदेश के महाराजगंज जनपद में गोरखपुर वन प्रभाग के अंतर्गत स्थित है। ये 5 हेक्टेयर क्षेत्र में निर्मित है, जो है विस्तारित है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पर पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण, और अभी आप देखेंगे द हिंदू के न्यूज़पेपर में 3 से 4 दिन पहले या 2 दिन पहले, लास्ट वीक में, गिद्ध जो है हमारे वेस्ट क्या होते हैं, जो वेस्टेज है ना, वेस्ट मैनेजमेंट के एक बहुत अच्छे मैनेजमेंट करते हैं। वो कैसे, इसको मैंने पढ़ा है, जो लाइव क्लासेस रात को 8 बजे लेती हूँ, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल्स को और वहाँ के न्यूज़ को देखती हूँ, उसमें मैंने बहुत अच्छे से समझा है कि इसलिए ये हो सकता है इंपॉर्टेंट हो जाए कि गिद्ध हमारे समाज से जो है गायब होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि बहुत सारी जो बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, महामारियां हैं, वो अब हमें और देखने को मिलेंगी। बहुत अच्छा टॉपिक है, उसको जाके वहाँ से कवर करिएगा। लास्ट वीक के उसमें आप देख लेंगे, स्क्रीन पर जो है थंबनेल पर उसका नाम और वहाँ पर टाइटल रखा है, तो उसको जाके सर्च करके देख लीजिए, किस पे, संकल्प से सफलता के इस यूट्यूब चैनल पर। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? उत्तर प्रदेश में रोड टू स्कूल कार्यक्रम से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। किस पे? रोड टू स्कूल कार्यक्रम से संबंधित। पहला कथन है, मुख्यमंत्री ने गोरखपुर में रोड टू स्कूल कार्यक्रम के प्रथम चरण का शुभारंभ किया है। ये कार्यक्रम निपुण भारत मिशन के अंतर्गत प्रारंभ किया गया है। रोड टू स्कूल कार्यक्रम स्कूल चलो अभियान का एक नया रूप है। उपयुक्त दिए गए कौन से कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, और दो और तीन, मतलब केवल एक, केवल दो और तीन, केवल एक और दो, और उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सारे ऑप्शंस आपके यहाँ पर करेक्ट हैं, यानी कि सारे ऑप्शंस आपके करेक्ट हैं यहाँ पर। और अन्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम 2024 को 6 अगस्त 2024 को राज्य ने मंजूरी दी है। इस अधिनियम में राष्ट्र राजधानी क्षेत्र यानी कि एनसीआर की तर्ज पर, उसके बेसिस पर राज्य राजधानी क्षेत्र यानी कि एससीआर के गठन का प्रावधान किया गया है। और उत्तर प्रदेश के 6 जिले, कौन कौन से 6 जिले हैं वो इंपॉर्टेंट है, उससे ज़्यादातर याद रखना है। लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली और बाराबंकी के इतने वर्ग किलो क्षेत्र को एससीआर, जैसे एनसीआर की ही तर्ज पे इसको एससीआर में शामिल करने के लिए बात की जा रही है। ठीक है, इसको किया जाएगा। अगला प्रश्न है, यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो
इंटरनेशनल ट्रेड शो 2024 के किस संस्करण का आयोजन ग्रेटर नोएडा में किया गया है? पहला संस्करण, दूसरा संस्करण, तीसरा या पांचवा? तो इसका दूसरा संस्करण है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पर अब नोएडा में यूपी में ये शो जो है इसका आयोजन किया गया, इसका दूसरा संस्करण है। अगर पहला संस्करण देखें तो 21 से 25 सितंबर 2023 में किया गया था। और ये इस वर्ष जो है यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो की थीम क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, थीम मोस्टली पूछेगा। ठीक है, थीम है सोर्सिंग का अद्वितीय मंच। ठीक है, सोर्सिंग का अद्वितीय मंच है यहाँ पर। ठीक है, सोर्सिंग का अद्वितीय मंच है। और इसे वर्ल्ड ट्रेड शो में वियतनाम ने पार्टनर कंट्री के रूप में सहयोग किया है। इसने वियतनाम ने जो है पार्टनर कंट्री के रूप में इसको जो है शो किया है इस वर्ष का। ठीक है, इस वर्ष ट्रेड शो में वियतनाम ने पार्टनर कंट्री के रूप में इसको सहयोग किया। तो ये 2-3 पॉइंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में बनाए जाने वाले राज्य राजधानी क्षेत्र में कौन से जिले शामिल हैं? लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव। इसके कोड दिए गए हैं। अभी देखिए इस प्रकार का प्रश्न देखा है, कोड है केवल 1 और 2, केवल 3 और 4, 1 2 3 और उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर आपका यहाँ पर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी कि सारे करेक्ट हैं यहाँ पर। अभी हमने इससे पहले इसी प्रकार के प्रश्न को देखा है ना, तो कौन कौन से हमने देखा, अन्य क्षेत्र में इसको SCR में जो है करा जाएगा। कौन कौन से, यही चीज़ है। 6 जिले कौन से? यूपी के लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी, इतने क्षेत्र वर्ग किलोमीटर को SCR में शामिल किया जाएगा। किसकी तर्ज पर? NCR की तर्ज पर। यहाँ तक क्लियर है? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है आज का? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? शुभांशु शुक्ला अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने वाले पहले भारतीय बने। ऑप्शन 2 क्या इससे पहले शुभांशु, ठीक है, शुभांशु शुक्ला मिशन प्रेफरेंस के तहत स्पेस में गए थे। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। केवल 1, केवल 2, ना तो 1 ना ही 2। ऑप्शन डी, एक और 2 दोनों। ठीक है, 1 और 2 दोनों ऑप्शन यहाँ पर है। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए करेक्ट होगा, यानी कि दूसरा गलत है, पहला सही है कि अंतरराष्ट्रीय स्टेशन पर पहुंचने वाले पहले भारतीय बने हैं। दूसरे को समझते हैं। जो अंतरिक्ष यात्री हैं शुभांशु शुक्ला, मिशन पायलट एक्सियोम 4 के मिशन के लॉन्च के साथ राकेश शर्मा 1984 के बाद अंतरिक्ष की कक्षा में जाने वाले दूसरे भारतीय बने हैं। कौन से? दूसरे भारतीय बने हैं। ठीक है, और ये 26 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में पहुंचने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। उनके साथ आप देखेंगे पेगी विट्सन अमेरिका के, स्लावोस जो है उजनान्स्की विस्नीवस्की पोलैंड के हैं। ठीक है, नाम थोड़े से टफ है, इनको बस एक बार देख लीजिएगा। इसके बाद आप देखेंगे विस्नीवस्की पोलैंड से हैं, टिबोर कैंपू हंगरी से हैं, और इस मिशन पर ये जो है गए हुए हैं साथ में। ठीक है, स्पष्ट है यहाँ पर? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित यहाँ पर कुछ सही सुमेलित करना है। सूचियां दी गई है, सूची 1 है ये, ठीक है, और ये सूची 2 यहाँ पर दी गई है। ठीक है, एक में क्या है, राजीव मेमानी का नाम यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, एक में राजीव मेमानी, उनके सामने अध्यक्ष और भारतीय उद्योग परिसंघ। दूसरा है ज्ञानेश कुमार, अध्यक्ष इसरो। संजय मल्होत्रा RBI के नए गवर्नर। वी नारायण मुख्य निर्वाचन आयुक्त। तो इस प्रश्न का कोड अगर हम देखें तो इस प्रश्न का कोड का आंसर होगा ऑप्शन बी। आइए इसको देखते हैं। यहाँ पर राजीव मेनानी यानी कि अध्यक्ष और भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष हैं। बी का 4 है ज्ञानेश कुमार जी जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। इसके बाद सी का 3 है संजय मल्होत्रा आपके RBI के गवर्नर हैं। इसके बाद बी नारायण आप देखेंगे इसरो के अध्यक्ष हैं। आप याद रहेगा, याद रखना है, क्योंकि ऐसे व्यक्तित्व से प्रश्न या फिर पूछ लिए जाते हैं कौन किस में जो है सेलेक्टेड है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर वही सारी चीजें दी गई हैं जिसको हमने किया है। अगला प्रश्न हमारा आ जाता है इसमें, दिसंबर 2024 में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया है। उनसे संबंधित कौन से कथन सही हैं? वे वर्ष 1991 से 1996 तक भारत के वित्त मंत्री रहे, पहला कथन। दूसरा कथन कहता है डॉक्टर मनमोहन सिंह ने योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष के रूप में भी इन्होंने कार्यभार संभाला था। ऑप्शन तीसरा क्या कहता है, उन्हें 1987 में पद्म विभूषण से सम्मानित भी किया गया है। तो नीचे दिए गए प्रयोग कर कूट का जो है सही उत्तर चुनना है। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 3 और उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि सारे कथन यहाँ पर इससे संबंधित करेक्ट है पूरी तरह से। तो यही चीज यहाँ पर दी गई है। पूर्व प्रधानमंत्री का निधन इस समय पे हुआ। 2004 से 2014 तक के देश के प्रधानमंत्री रहे। 91 से 96 तक भारत के वित्त मंत्री रहे।
इसके साथ ही इन्होंने वित्त मंत्रालय के सचिव, योजना आयोग के उपाध्यक्ष, आरबीआई गवर्नर, इस दौरान आरबीआई गवर्नर तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के रूप में अध्यक्ष का कार्यभार संभाला और 1987 में इनको पद्म विभूषण से सम्मानित भी किया गया था। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर क्या है, हाल ही में, ठीक है, हाल ही में प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक श्याम बेनेगल का निधन हो गया है। उन्हें निम्नलिखित में से किन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था? पद्मश्री, पद्म विभूषण, दादा साहेब फाल्के अवार्ड, और यहाँ पर कोड क्या, केवल एक, केवल दो और तीन, केवल एक और दो, उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? सभी ऑप्शंस यहाँ पर करेक्ट हैं, सभी ऑप्शंस यहाँ पर करेक्ट हैं। ठीक है, श्याम बेनेगल प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक का निधन जो है इतने दिसंबर को हो गया। इन्होंने 1976 में पद्मश्री, 1991 में पद्म विभूषण और 2005 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड का प्रदान किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, रतन टाटा का निधन हाल ही में हुआ, इससे संबंधित कौन से कथन सही है? साल 2000 में उन्हें भारत सरकार ने पद्म विभूषण और साल 2008 में उन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित किया। कब किया गया था? ये डेट हमें यहाँ पर देखना होगा कि करेक्ट है कि नहीं है, क्योंकि यहाँ से जो चेंजेस आते हैं वो डेट्स में और इस प्रकार से स्वैप भी कर देते हैं ऑप्शंस को। उन्हें एशियाई प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा 2004 में मानद डॉक्टर ऑफ टेक्नोलॉजी की उपाधि भी दी गई थी। किसको दी गई थी? रतन टाटा के निधन की बात कर रहे हैं उनको। नीचे दी गए कोड से सही उत्तर चुनना है। एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना ही दो। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि दोनों कथन यहाँ पर पूरी तरह से करेक्ट है आपके। थोड़ा सा अगर कुछ रह गया है तो देख लीजिए। और उन्हें एशियाई प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा 2004 में मानद डॉक्टर ऑफ टेक्नोलॉजी की उपाधि भी दी गई थी, याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं? ध्यान रखिए, ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं कई बार। भूपेंद्र यादव इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के महानिदेशक, ठीक है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के महानिदेशक। अश्विनी लोहानी प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय के निदेशक। अरुण श्रीनिवास भारत के में मेटा के प्रबंध और निदेशक और प्रमुख हैं। कोड दिया गया है केवल एक, केवल दो, सभी तीन, कोई भी नहीं। तो इस प्रश्न में कह रहा है कि कौन सा जो है यहाँ पर सही तरीके से सुमेलित है, तो दो ही सुमेलित हैं। ऐसे प्रश्न देखिए पूछे गए हैं, पैटर्न बदलते हुए देखेंगे, इस प्रकार से पूछेगा। अब इसमें ये नहीं पूछा कि पहला सही है, दूसरा सही, तीसरा सही, कितने सही हैं, तो थोड़ा सा रिस्की है, इसको देख लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर केवल दो सही हैं, तो अब देख लेते हैं कि जैसे भूपेंद्र यादव जो है जून 2025 में, ठीक है, 2025 में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के अध्यक्ष बने थे। तो यहाँ पर जो कथन कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, यानी कि पहला हमारा सही था। अश्विनी लोहानी प्रधानमंत्री संग्रहालय पुस्तकालय के निदेशक बने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी हमारा दूसरा कथन ठीक था। अरुण श्रीनिवास भारत में मेटा के प्रबंध निदेशक और प्रमुख बने हैं, क्या ये हमारा ठीक है? मेटा और प्रमुख निदेशक बने हुए हैं। ठीक है, मेटा के निदेशक और प्रमुख बने हुए हैं, यहाँ पर प्रबंध निदेशक और प्रमुख की बात करें तो फिर इस हिसाब से तो इसमें तीनों ठीक है। भारत में मेटा, अरुण निवास, अश्विनी लोहानी और भूपेंद्र अलायंस के अध्यक्ष बने हैं। अच्छा, ओके फाइन, ये ऊपर वाला गलत था, यहाँ पर उनके अध्यक्ष बने हैं, बाकी दोनों ये ठीक थे, ये वाला उसमें गलत था। ठीक है, अब यहाँ पर क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखेंगे इनके महानिदेशक कह रहे हैं जबकि अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन मई 2025 में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं? ऑप्शन है आपके यहाँ पर, न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति अरुण पल्ली, न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची, न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी। तो इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर आपका जो है यहाँ पर होगा ऑप्शन ए, न्यायमूर्ति सूर्यकांत जी हैं, उसके कार्यकारी सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं। और उच्च सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश 2025 में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं। और अरुण पल्ली यहाँ ध्यान रखना है, अरुण पल्ली जम्मू और लद्दाख हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की है। जॉय माल्या बागची ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बने हैं। न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश केंद्र सरकार द्वारा 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष बने हैं। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको याद करने में असुविधा ना हो। ये रहा आपका उसका प्रश्न। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कितने सही सुमेलित हैं? चलिए फिर से आगे वैसा ही प्रश्न। आशीष खन्ना अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के तीसरे महानिदेशक। तुहिन कांत पांडे भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के अध्यक्ष। विपिन कुमार भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष। कोड है केवल एक, केवल दो, सभी तीन, कोई भी नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन सी, यानी कि तीनों यहाँ पर सही सुमेलित हैं, तीनों यहाँ पर सही सुमेलित हैं। क्लियर है, स्पष्ट है? तो यही चीज यहाँ पर दी गई है। इसके बाद अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेत्री को मालदीव के वैश्विक पर्यटन
राजदूत नियुक्त किया गया है, ध्यान रखना, विद्या बालन, कैटरीना कैफ, दीपिका पादुकोण, आलिया भट्ट। तो किसको किया गया है यहाँ पर? ऑप्शन बी, यानी कि कैटरीना कैफ को जो है विश्व के मालदीव के पर्यटन राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है, कैटरीना कैफ को। ठीक है, और वैश्विक पर्यटन राजदूत के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। स्पष्ट है? अगला प्रश्न हमारा क्या कहते हैं, जनवरी 2025 में किस प्रशिक्षित स्काई डाइवर ने बैंकॉक में 13,000 फीट की ऊंचाई पर महाकुंभ 2025 का आधिकारिक झंडा फहराया? काम्या कार्तिकेयन, मोहना सिंह, ठीक है, अनामिका शर्मा, सुदर्शन पटनायक। ठीक है, सुदर्शन पटनायक, मोहना सिंह, अनामिका शर्मा, सुदर्शन पटनायक। बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? अनामिका शर्मा ने यहाँ पर फैलाया है। तो देखिए लड़कियां पीछे नहीं हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर ये प्रशिक्षित स्काई डाइवर हैं और इन्होंने बैंकॉक में 13,000 फीट की ऊंचाई पर महाकुंभ 2025 का आधिकारिक झंडा इन्होंने यहाँ पर फहराया था। ठीक है, अगला प्रश्न चलिए देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? अच्छा देखिए, अब मैं यहाँ पर हाईलाइट क्यों करती हूँ, क्योंकि मैं ये बोलती हूँ जब यहाँ पर कोई प्रश्न आता है ना और हम एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होते हैं तो घबराहट के मारे हमसे गलतियां हो जाती, जो कि मतलब बहुत स्वाभाविक और वेरी ह्यूमन नेचर है ये। तो जब भी प्रश्न पढ़े तो हड़बड़ाएं नहीं, क्या प्रश्न में पूछा जा रहा है। बहुत बार सही प्रश्न का उत्तर आते हुए भी हम यहाँ पर गलती कर देते हैं। दूसरा, जो हम फिलिंग करते हैं ना, जो मार्कशीट अपना जो OR वो जो अपना होता है ना, OMR शीट होती है, माफ़ी चाहती हूँ, OMR शीट जो होती है, उसको जब हम फिल करते हैं तो उसमें भी हम गोला भरने में गलती कर देते हैं। तो पेन का थोड़ा विशेष ध्यान रखना है क्या लेना है। और बाकी प्रश्न में यहाँ पर क्या पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है या सत्य पूछ रहा है, उसको थोड़ा सा हमें यहाँ पर देखने की आवश्यकता होती है। ठीक है, ठीक है, सही सुमेलित नहीं है यहाँ कह रहे हैं। डॉक्टर जयश्री वेंकटेशन जैक्सन वाइल्ड लिगेसी अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं। ठीक है, भुवन ऋषि वर्ल्ड टूरिस्ट एसोसिएशन द्वारा मेडल ऑफ, ठीक है, ऑनर प्राप्त करने वाले पहले भारतीय वकील हैं। छांजिंग अंगमो जो है माउंट एवरेस्ट फतह करने वाले भारत की पहले दृष्टिबाधित महिला हैं। फ्रेंकी रमुआ अडिका जेडिंग भारत के पहले जनरेशन बीटा बच्चे के रूप में इनको मान्यता प्राप्त है। तो इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यानी कि पहला वाला सही तरीके से सुमेलित नहीं है, बाकी यहाँ पर सही तरीके से सुमेलित है। तो जो सुमेलित है उनको देख लीजिए, क्योंकि वहां से प्रश्न बनेगा। ठीक है, पहला सही क्यों नहीं है? क्योंकि डॉक्टर जयश्री जो वेंकटेशन है रामसर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। ठीक है, पहली भारतीय महिला है, जबकि यहाँ पर कह रहे थे इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, बाकी के आपके वही सारी चीजें जो है करेक्ट है यहाँ पर, क्योंकि पूछ रहा था कौन सा सही सुमेलित नहीं, तो पहला वाला सही सुमेलित नहीं था, बाकी सही सुमेलित है। चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके इसको रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, हाल ही में किसे सितंबर 2025 में शुरू होने वाले संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें अधिवेशन का या की अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है? सुसान ले को, एना लेना वेरबाक को, बावी मुक क्रमला को और शर्ली बोचवे को। तो जो इसको किया गया उसका नाम याद रखना है, एना लेना वेरबाक को किया गया है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो गया। महासभा के 80वें अधिवेशन के अध्यक्ष निर्वाचित किए गए हैं। ठीक है, अब ये इनके बारे में कुछ दिया गया कि कौन किससे संबंधित है, उसको यहाँ पर देख सकते हैं। अगर हम यहाँ पर एना लेना वेरवाक की बात करें तो जर्मनी की पूर्व विदेश मंत्री रही हैं। इनको संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें अधिवेशन की अध्यक्षता निर्वाचित की गई है और सितंबर 2025 में शुरू होने वाले 80वें सत्र की ये अध्यक्षता भी यहाँ पर करेंगी। क्लियर है? चलिए, इसके बाद यहाँ पर निम्नलिखित में से सही सुमेलित करना है इनको। तो ऑप्शंस दिए गए, सुमेलित करना है मतलब आगे सामने आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें उसको देखना है यहाँ पर। जैसे डॉक्टर नवीन चंद्र के सामने, राम गुलाम के सामने दिया गया प्रधानमंत्री श्रीलंका के, शिरेगु इश्वा के सामने दिया गया प्रधानमंत्री थाईलैंड के, पेंटोंग टार्न शिवाना वात्रा दिए गए प्रधानमंत्री जापान के, डॉक्टर हरनी अमर सूर्य दी गई मॉरिशस प्रधानमंत्री। यहाँ कोड दिए गए, तो इस कोड में सही इसका उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। तो यहाँ कहने का मतलब है सही उत्तर जो है ऑप्शन बी। इसको हम यहाँ पर इस प्रकार से समझ लेते हैं। जैसे पहले का चौथा कह रहे हैं डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, इसके बाद शिगेरू इशिवा जो है वो प्रधानमंत्री जापान के हैं। इसके बाद यहाँ पर पेंटो टान जो शिवनात्रा है वो यहाँ पर थाईलैंड के प्रधानमंत्री हैं। और डी का पहला यानी कि डॉक्टर हरनी अमर सूर्य जो है प्रधानमंत्री हैं श्रीलंका की। यहाँ पर स्पष्ट है, जो ब्लू से हाईलाइटेड किए गए हैं वो उससे संबंधित है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। यही चीज यहाँ पर दी गई है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित, देखिए ध्यान से,
निम्नलिखित घटनाओं का कालानुक्रम में व्यवस्थित करिए। हाँ, ऐसे प्रश्न आते हैं जो कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करने को कहते हैं, जैसे कि कमला प्रसाद विसेसर ने त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री का पदभार ग्रहण किया है। फ्रेडरिक मर्ज ने जर्मनी के चांसलर का पदभार ग्रहण किया है। डेनियल नोबोवा दूसरी बार इक्वाडोर के राष्ट्रपति चुने गए। जोसेफ ऑन ने लेबनान के राष्ट्रपति का पदभार संभाला है। और यहाँ पर आपको ऑप्शंस कोड दिए गए हैं, 1 2 3 4, 2 3 4 1, 4 3 2 1 और ऑप्शन डी 3 4 1 2। तो इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसका सही क्रम क्या है, 4 3 2 1, इसका सही क्रम इस प्रकार से होगा। ठीक है, पहले ये फिर ये फिर ये फिर ये, इनका कालक्रम कुछ इस हिसाब से है। यहाँ पर आप उसको देख सकते हैं। जैसे कि कमला प्रसाद की बात करें तो 1 मई 2025, फेडरिक मर्ज की बात करें 6 मई 2025, डेनियल नोबोवा की बात करें तो अप्रैल 2025। ठीक है, जोसेफ ऑन की बात करें तो जनवरी 2025। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर 26 जनवरी। ठीक है, 26 जनवरी 2025 को इम्पॉर्टेंट है। भारत के 76वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? ऐसा प्रश्न लास्ट टाइम भी पूछा गया है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति, फ्रांस के राष्ट्रपति, जापान के प्रधानमंत्री, बोलीविया के राष्ट्रपति। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा यहाँ पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति आमंत्रित किए गए थे। आइए इनके बारे में थोड़ा यहाँ देख लेते हैं। तो जो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति, उनका नाम है प्रोबोवो सुबियांतो। 26 जनवरी 2025 के भारत के 76वें 76 जो आपका रिपब्लिक डे था, उस समारोह के जो मुख्य चीफ गेस्ट थे वो यही थे। ठीक है, भारत का कौन सा जिला दिन की पूरी बिजली, ध्यान से देखिएगा, भारत का कौन सा जिला दिन की पूरी बिजली की मांग पूरी तरह से सौर ऊर्जा से पूरी करने वाला भारत का पहला जिला मिला है? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। पुणे, दीव, भोपाल, जैसलमेर। इस प्रश्न का उत्तर है दीव। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब ये क्या है, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने जानकारी प्रदान की कि दीव जो है देश का पहला ऐसा जिला बन गया है जो दिन की पूरी बिजली की खपत की मांग जो पूर्णता है पूरी तरह से आपका सोलर जो एनर्जी पर निर्भर करती है। और दीव ने कुल 11.88 मेगावाट सौर ऊर्जा और के माध्यम से ये उपलब्धि यहाँ पर हासिल की है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पर कौन सा कथन यहाँ पर सही है? हाल ही में देखेंगे, आइजोल राष्ट्रीय रेल नेटवर्क से जुड़ने वाली जो नॉर्थ ईस्ट भारत की चौथी राजधानी बनी है। 26 जनवरी 2025 को डिब्रूगढ़ को असम से दूसरी राजधानी बनाने की घोषणा की गई है। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनना है, केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना ही दो। तो इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि दोनों कथन आपके पूरी तरह से यहाँ पर ठीक हो जाते हैं इस प्रश्न के अनुसार। ठीक है, इसी के साथ आइजोल पूर्वोत्तर की चौथी राजधानी बन गया जिसे रेल नेटवर्क से जोड़ा गया है। क्लियर है। इससे पहले कहाँ कहाँ जोड़ी गई थी? देखिए, पहले था गुवाहाटी असम, फिर अगरतला त्रिपुरा, ईटानगर अरुणाचल प्रदेश और रेल नेटवर्क से जुड़ चुके हैं। डिब्रूगढ़ जिले को गणतंत्र दिवस के अवसर पर असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्वा शर्मा द्वारा राज्य की दूसरी राजधानी बनाने की घोषणा की गई है। कब की गई है? आपके गणतंत्र दिवस पर। ठीक है, स्पष्ट है यहाँ तक? क्लियर है, समझ आ रहा है? कोई आपत्ति है, कोई असुविधा है, दुविधा है तो आप कमेंट बॉक्स कर सकते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर आपको देते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से कथन यहाँ पर सही है? हाल ही में कोझिकोड शहर, ध्यान रखना, हाल ही में कोझिकोड शहर विश्व स्वास्थ्य संगठन के ग्लोबल नेटवर्क फॉर एज फ्रेंडली सिटीज एंड कम्युनिटीज में शामिल होने वाला भारत का पहला शहर है। जहाँ पर ऐसे पहले शहर, पहली चीजों की बात की जाए वो थोड़ा ध्यान देना है, क्योंकि वहां से प्रश्न बनने की संभावना बढ़ जाती है। कोझिकोड को यूनेस्को द्वारा साहित्य का शहर के रूप में मान्यता है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर हमें सही उत्तर चुनना। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन दो केवल एक और दो, ऑप्शन सी केवल दो, ऑप्शन डी ना तो एक ना ही दो। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन बी, यानी कि केवल ये, सॉरी, ऑप्शन देखिए ये ऊपर नीचे करने की वजह से क्या होता है, ये ऑप्शन बी है, ये सी है, ये डी है। ठीक है, लेकिन हमारा उत्तर जो होगा यहाँ पर, इस प्रश्न का उत्तर अगर हम देखें ऑप्शन से इतर, तो इस प्रश्न का उत्तर है हमारा केवल दो। ठीक है, केवल दो, यानी कि इस हिसाब से ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, जो कि मैंने बताया। कोझिकोड मई 2025 में केरल शहर के विश्व स्वास्थ्य संगठन के ग्लोबल नेटवर्क फॉर एज फ्रेंडली सिटीज एंड कम्युनिटीज में शामिल हुआ है। ये कोच्चि यानी कि केरल के बाद इस नेटवर्क में शामिल होने वाला भारत का दूसरा शहर है, जबकि पहला वो है। इससे पहले कोझिकोड को यूनेस्को द्वारा साहित्य का शहर के रूप में मान्यता भी प्राप्त हो चुकी है। स्पष्ट है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश में किस स्थान पर विश्व के पहले ऊर्जा, ठीक है, किस स्थान पर विश्व के पहले ऊर्जा संचरण
विश्व के पहले ऊर्जा संचरण का उद्घाटन किया गया? हैदराबाद, जयपुर, गांधीनगर, ईटानगर। तो इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि हैदराबाद में इसका जो है उद्घाटन किया गया है। आइए यहाँ से समझते हैं, इसको समझते हैं। 30 अप्रैल 2025 को तेलंगाना के राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा ने, ठीक है, यहाँ पर क्या नाम है, जिष्णुदेव वर्मा ने हैदराबाद में स्थित कान्हा शांति वनम में विश्व के पहले ऊर्जा संचरण उद्यान बाबूजी वनम का उद्घाटन किया है। तो कहाँ किया है? हैदराबाद में स्थित, ठीक है, कान्हा शांति वनम में विश्व के पहले ऊर्जा संचरण उद्यान जिसका नाम है बाबूजी वनम का उद्घाटन यहाँ पर किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में उत्तर भारत के पहले 1 मेगावाट के हरित हाइड्रोजन संयंत्र पर की आधारशिला रखी गई है? यूपी, एचपी, राजस्थान और पंजाब। इस प्रश्न का उत्तर है हिमाचल प्रदेश। एचपी में, हिमाचल प्रदेश में। क्लियर है? क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। इसमें इनके जो है उत्तर भारत के पहले 1 मेगावाट के हरित हाइड्रोजन संयंत्र की आधारशिला रखी गई है। कब रखी गई है? 5 फरवरी 2025 को। ठीक है। हाल ही में कहाँ पर भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन का उद्घाटन किया गया? ऑप्शन ए लेह, ऑप्शन बी नैनीताल, ऑप्शन सी गैंगटोक, ऑप्शन डी हैदराबाद। तो इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए लेह में। ठीक है, ऑप्शन ए लेह में की गई है। ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। इसमें केंद्र शासित प्रदेश जो आपका लद्दाख है, लद्दाख के लेह जिले में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन का उद्घाटन नवंबर 2024 में किया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में विश्व का पहला, ध्यान रखना है, विश्व का पहला वाणिज्यिक स्तर पर ई मेथनॉल संयंत्र शुरू किया गया है? भूटान, डेनमार्क, नीदरलैंड। ठीक है, भूटान, डेनमार्क, नीदरलैंड और ऑस्ट्रेलिया। तो डेनमार्क में किया गया। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यानी कि 13 मई 2025 को डेनमार्क में विश्व का पहला वाणिज्यिक स्तर का ई मेथनॉल संयंत्र शुरू हुआ है। इस संयंत्र को यूरोपियन एनर्जी यानी कि डेनमार्क और मित्सुई यानी कि जापान द्वारा विकसित किया गया है। स्पष्ट है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। 40 क्वेश्चन लगभग देखते हैं आज हम यहाँ पर। इसके बाद फरवरी 2025 में किस देश द्वारा चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से हटने का फैसला लिया गया है? निकारागुआ, पनामा, मैक्सिको और नॉर्वे। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा पनामा। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं। इसमें ये चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है BRI से हटने का फैसला लिया गया है। इस फैसले के बाद ये देश चीन के BRI प्रोजेक्ट से हटने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश बन गया है। पहला लैटिन अमेरिकी देश है जिससे चीन के इस प्रोजेक्ट से हटा है। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? ऑप्शन ए, जनवरी 2025 में नाइजीरिया ब्रिक्स के आधिकारिक भागीदार के रूप में शामिल हुआ। मई 2025 में अंगोला अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क में शामिल होने वाला 65वां देश बना। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। तो ऑप्शन ए है केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना ही दो। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। ठीक है, यानी कि दूसरा कथन गलत है। ये देखते हैं क्यों गलत है। क्योंकि मई 2025 में अंगोला ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए और वह ISA का 123वां सदस्य देश बन गया है, ना कि यहाँ पर 65वां। ठीक है, क्लियर है। चलिए, कौन सा देश हाल ही में डिंगा डिंगा वायरस से के प्रकोप से कारण में चर्चा में रहा है? ठीक है, कौन सा वायरस डिंगा डिंगा वायरस के प्रकोप से चर्चा में रहा है? वो आपका रहा है युगांडा। ठीक है, युगांडा इससे अतरंगी सा नाम है तो ये याद रखना है। युगांडा इससे चर्चित रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये वायरस क्या है, बूंदी बुगियो जिले में होने वाली एक नई बीमारी डिंगा डिंगा बुखार है, जिसके मुख्य रूप से महिलाओं और लड़कियों में अनियंत्रित कंपन, इनके लक्षण क्या है ध्यान रखना है। महिलाओं और लड़कियों में अनियंत्रित कंपन, बुखार, थकान का कारण बनता है। हालांकि ये जानलेवा नहीं है, लेकिन ये समुदाय को प्रभावित, कम्युनिटी को प्रभावित करता ही है। ठीक है, नवंबर 2024 में किस देश द्वारा खाद्य जनित बीमारियों को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया गया? आर्मेनिया, रवांडा, मोरक्को, दक्षिण अफ्रीका। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा दक्षिण अफ्रीका यानी कि साउथ अफ्रीका। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं। हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO द्वारा कौन सा देश ऑन्कोसेरसियासिस को खत्म करने वाला अफ्रीका क्षेत्र पहला देश घोषित हुआ? गैबन, अंगोला, नाइजर या चाड। तो इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? इस प्रश्न का उत्तर होगा नाइजर। ठीक है, नाइजर हो जाएगा। ठीक है,
क्या है इसको देखते हैं। यहाँ पर नाइजर को अफ्रीकी महाद्वीप का पहला देश घोषित किया गया है जो ऑन्कोसेरसियासिस के से मुक्त किया गया है, और नाइजर ऑन्कोसेरसियासिस को खत्म करने वाला देश का 5वां देश है। यानी कि इसको आमतौर पर रिवर ब्लाइंडनेस के नाम से जाना जाता है। किसको? ऑन्कोसेरसियासिस जो बीमारी है इसको आमतौर पर रिवर जो है ब्लाइंडनेस के नाम से जाना जाता है। ये ट्रकोमा के बाद दुनिया भर में अंधेपन का दूसरा सबसे बड़ा संक्रमण कारण है, ध्यान रखना है। ठीक है। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 से संबंधित कौन सा कथन यहाँ पर सही है? हिंदी भाषा के लिए पुरस्कार तन्वी कामत को उनकी कविता शॉर्ट्स के लिए दिया गया है। दूसरा कथन है अंग्रेजी भाषा के लिए पुरस्कार अद्वैत कोटरी को उनकी उपन्यास द लिटिल मैन के लिए दिया गया। ऊपर नीचे दिए गए प्रकार सही उत्तर चुनना है। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना ही दो। इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर आपको क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि दोनों ही कथन यहाँ पर सही नहीं है। आइए सही क्या है? साहित्य अकादमी पुरस्कार युवा पुरस्कार 2025 में जो है साहित्य अकादमी द्वारा घोषित किया गया। हिंदी भाषा के लिए पुरस्कार पार्वती तिर्की को उनकी कविता संग्रह फिर उगना के लिए दिया गया। इम्पॉर्टेंट है। अंग्रेजी भाषा में, अगर हिंदी भाषा में देखा हमने, अंग्रेजी भाषा के लिए पुरस्कार अद्वैत कोटरी को उनके उपन्यास सिद्धार्थ द बॉय हु विकेम द बुद्ध के लिए दिया गया। इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको 5 स्टार दे देती हूँ क्योंकि पूछा जा सकता है। ठीक है। उर्दू भाषा के लिए नेहा रुबाब को उनके उपन्यास मजहरुल हक तारीख आज़ादी ए हिंद हिंद का फरामोश करदा फकायत के लिए दिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर यहाँ तक स्पष्ट हो गया है। आज को मुझे लगता है आज के लिए इतना सफिशिएंट है। पहले इतने क्वेश्चन रिवाइज करिए, फिर कल और लेकर आते हैं। इसके साथ साथ करंट अफेयर्स को थोड़ा सा और हम देखेंगे, और इंटरनेशनल लेवल पर जो भी जो न्यूज़ अभी अपडेटेड हुई है या एक साल में जो भी है उनको देखेंगे। इसके साथ साथ जो MCQs है उनको भी देखेंगे। और ना केवल आज हमने इसमें UPPSC के लिए यूपी स्पेशल के प्रश्नों को देखा, बल्कि कुछ इंटरनेशनल पार्ट को भी हमने यहाँ पर काफ़ी हद तक कवर किया है। तो इसी प्रकार हमारे साथ बने रहें। संकल्प से सफलता के यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें और टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। कल फिर मिलते हैं दोपहर को 12 बजे। तब तक अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।